हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं बीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गढ़ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फटाफट रिवीजन सीरीज, जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस एक मॉक टेस्ट के रूप में करने वाले हैं। आप लोग सबसे पहले नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठिएगा, ताकि यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होगा उसको आप लोग नोट कीजिएगा, है ना। तो आप लोगों से एक काम है कि इस सेशन को, यानी सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जो है सो आप लोग जो है सो कर दीजिए। अगर आपको पीडीएफ जैसे लेना है तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल मैथ्स गढ़ ऑफिशियल के नाम से है, उसको जाके ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करें। बताइए, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर, जो भी आप लोगों से होता है अपने रिश्तेदार में, अपने संबंधी में, अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को साझा कीजिएगा। और ये सेशन आप लोगों को बहुत कुछ सिखा के जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सेशन से आप लोगों को। तो हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज का सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा। इस सवाल को पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको लगेगा क्या भाई इतना आसान सवाल, लेकिन है कितना, मतलब इसका लैंग्वेज कितना जो लंबा है। आप इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन दीजिएगा। इस प्रश्न में क्या कहा है कि एक सरकारी योजना में अगर बिजली का बिल नियमित तारीख से चुकाया जाता है, मतलब नियत तारीख से चुकाया जाता है, तो उस पर 5% की छूट दिया जाता है। जो डेट दिया हुआ है, अगर उस डेट तक या उस डेट से पहले अगर चुकाया जाता है तो उस पर 5% की छूट दिया जाता है। अब करा नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान करके एक व्यक्ति 20 रुपए का छूट लिया। अरे भाई, छूट कितने परसेंट का? 5% का छूट दिया जा रहा है, और एक आदमी है जो 20 रुपए का छूट लिया। इसका मतलब है कि 5% किसके बराबर होगा? 20 रुपए के बराबर होगा। तो पूछ रहा है कि उसके बिजली के बिल की राशि कितनी थी, तो उसकी बिजली की बिल की राशि कितना होगा? 100% होगा। तो अगर 5% का मान 20 है तो इसका 20 गुना, तो 100% का मान कितना हो जाएगा आपका? 400। कितना हो जाएगा? 400 रुपया उसका बिल की राशि था। कितना आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए क्या बना? राइट आंसर बना इसका, ऑप्शन नंबर ए। इतना आसान सवाल था, लेकिन आपको लैंग्वेज को पढ़ना। चलिए दूसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और इस सवाल का आंसर आप लोगों को बताना है। पहले इस सवाल को पढ़िए, उसके बाद आप लोगों को मतलब आप लोगों को आंसर बताना। पहले पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ABCD में से कौन सा आंसर होगा। जल्दी से बताइएगा फटाफट, इस सवाल का आंसर क्या होगा। हाँ, ये सवाल आपका किस पर है? एलिगेशन पर आधारित है। एलिगेशन से सवाल आपका बिल्कुल आसान बन जाएगा। अगर इस टाइप के सवाल अगर आते हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच आपका कौन है? एलिगेशन। उस पर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले इस सवाल को पढ़ते हैं। क्या करा? 18 रुपए प्रति किलो के मूल्य वाले 5 केजी गेहूं को 2 किलो अन्य प्रकार के गेहूं के साथ 20 रुपए प्रति किलो के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त करता है। यानी इसमें क्या है कि 18 रुपए प्रति केजी वाला गेहूं है। भाई कितना है? तो वह 5 केजी है, और इसमें 2 केजी एक अन्य गेहूं के साथ मिला दिया जाता। उसका रेट नहीं पता है। मिलाने के बाद जो मिश्रण का जो मूल्य है वह 20 रुपए प्रति केजी है। तो मुझे बताइए जो है सो नीचे किसका रेशियो आता है? उसकी मात्रा का। तो इसकी मात्रा कितनी है? 5 है, और इस वाली की मात्रा कितनी है? 2 है। हो गया, यही आपका रेशियो। अब यहां पर होता क्या है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है यहां पर होता है, तो 20-18 का डिफरेंस 2, यानी बिल्कुल सही है। 20-18 का डिफरेंस यहां पर 2 होगा, जो कि 2 है।
तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि 20 में से 18 हमने घटाया, तब किस में से 20 घटाएंगे 25 आएगा, तो मतलब कितना 5 आएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 25 होगा, कितना होगा 25। तो यानी जैसे महंगे वाले गेहूं का जो मूल्य था 25 रुपये प्रति केजी, बात खत्म। यह है आपका एलिगेशन का पावर। ये क्या है? एलिगेशन का पावर। एलिगेशन से सवाल कितने आसान हो जाते हैं। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यानी कौन सा है? तो आपके सामने चोर पुलिस वाला सवाल है, आपके सामने चोर पुलिस वाला सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठे हैं ना, इस सवाल को पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए। और इसका आंसर क्या है जल्दी से बताइए। ये ABCD में से कौन सा आंसर होगा, फटाफट बताइए। चलिए तो इसमें लास्ट में क्या पूछा है? दूरी पूछा है कि यानी चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, इसके बारे में पूछा है। तो इसमें यह कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर को 225 मीटर की दूरी पर देखता है। इसका मतलब है पुलिसकर्मी से चोर अभी कहाँ है? 225 मीटर अभी आगे है। यानी उसको 225 मीटर पर देखता है और उसका पीछा करने लगता है और उसके बाद वहां से चोर भी भागने लगता है। अब यह मानकर कि चोर की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो गणना करें कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा। यानी चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले, ये आपसे पूछा है। तो अगर आपका दूरी आपसे पूछा है ना, दूरी, तो सबसे बेस्ट अप्रोच इसका रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से सबसे बेस्ट अप्रोच है। अगर इसको जो है दूसरे मेथड से बनाओगे तो पहले आपका समय निकालना पड़ेगा और समय जो है सो निकालने के बाद उसके बाद आपको दूरी निकालनी पड़ेगी। तो हम इसमें दोनों अप्रोच आपके सामने चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले हम यहां पर ये जो है सो निकालते हैं कि चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, यानी पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा ये निकालना। तो यहां पर होता क्या है, मतलब निकालना है समय, समय बराबर दूरी बट्टा 4। यानी कितनी दूरी है, अगर पुलिस चोर को पकड़ेगा तो कितनी दूरी कवर करेगा, उसके बीच का जो गैप है उस दूरी को कवर करेगा। तो उसके बीच का गैप कितना है भाई? 225 मीटर। और यह 225 मीटर यह रिलेटिव डिस्टेंस है। तो किस स्पीड से तय करेगा? तो रिलेटिव स्पीड से तय करेगा। तो रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो घट जाती है। तो रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा आपका जो है 100, यानी पुलिस का 13 और चोर का 11 घटा देंगे। ये आ गया मीटर में, यह आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। इसको क्या करना है? 5/18 से मल्टीप्लाई कर। तो ये आ गया इतना समय, यानी सेकेंड में आ गया। चलिए तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे ये बात करूं तो अगर ये 5 से अगर इसको मैं काटता हूं तो कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 25 25, यानी कि 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45। अब ये 18 ऊपर आ जाएगा और ये यानी 2, ये कटेगा आपका 9, तो कितना आ जाएगा आपका? 45 × 9, यानी आपका 45 × 9 सेकेंड आपका समय लगेगा। 45 × 9 सेकेंड आपका समय लगेगा पुलिस को चोर तक पहुंचने में। इसका मतलब है पुलिस को चोर तक पहुंचने में 45 × 9 सेकेंड दूरी तय करना पड़ेगा। इसका मतलब है चोर भी 45 × 9 सेकेंड दूरी भागा होगा। बिल्कुल। चलिए तो यानी चोर द्वारा कितनी दूरी तय किया गया? तो चोर द्वारा, तो चोर का स्पीड क्या है? 11। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब चोर कितने समय तक भागा होगा? तो चोर 45 × 9 समय तक भागा होगा। ये आपका आ जाएगा दूरी मीटर। अब ये कटेगा, यानी कटेगा ना, 9 से काटेंगे 2। चलिए 11 × 5 = 55 और 45 कितना हो जाएगा? 55 × 45 बट्टा में 2।
55 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 5 4 अंतिम में आ जाएगा 75, 5 चौक 20 और 4 कितना बनेगा 2475/2, यानी कितना आ जाएगा 1237.5 मीटर। यानी चोर द्वारा 1237.5 मीटर की दूरी तय कर चुका होगा पुलिस को पकड़ने से पहले। तो आपका राइट आंसर ये हो गया, ये रहा आपका बेसिक्स। इसका दूसरा अप्रोच भी है, वह बेस्ट अप्रोच है। वो क्या है उसके बारे में हम लोग फिर यहां पर देखेंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका दूसरा अप्रोच देखते हैं। दूसरे अप्रोच में मैं आपसे छोटे से कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा। अगर दूरी, अगर यहां पर इसमें अगर दूरी नियत होती है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होता है तो स्पीड टाइम का रिवर्स या जो है सो मतलब जो है टाइम स्पीड का रिवर्स होता है। लेकिन अगर समय कांस्टेंट हो जाए, अगर समय कांस्टेंट हो जाएगा तो दूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाता है। यानी अगर समय को कांस्टेंट कर दे तो मुझे बताइएगा, यानी मुझे बताइएगा चोर यानी पुलिस को चोर तक पहुंचने में समय दोनों का क्या है कांस्टेंट है। तो अगर दोनों का समय अगर कांस्टेंट है तो अगर मैं बात करूं यहां पर पुलिस है और इससे 225 मीटर आगे आपका चोर है, हो गया। तो यहां पर जो है सो पुलिस चोर को देखता है 225 मीटर आगे। अब उसके बाद देखता है तो ये भी भागना शुरू कर देता है और ये भी भागना शुरू कर देता है। यानी पुलिस भागता है 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और चोर भागता है 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब इसको यहां पर आते आते यानी दोनों का मिलन हो जाता है, दोनों मिल जाता है। इसका मतलब है जितने समय में चोर यहां से यहां तक आया उतने ही समय में पुलिस यहां से यहां तक आया। आ रही बात? यानी जितने समय में चोर यहां से यहां तक पहुंचा उतने ही समय पुलिस यहां से यहां तक पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि स्पीड इसका ज्यादा है। तो यानी यहां पर हो गया क्या कि आपका टाइम कांस्टेंट हो गया, यानी टाइम आपका कांस्टेंट हो गया। अगर यहां पर जो है सो टाइम कांस्टेंट होता है तो दूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो मुझे बताइएगा पुलिस का स्पीड 13 है तो दूरी भी कितना होगा, यहां से यहां की बीच का दूरी भी 13। अगर चोर का स्पीड 11 है तो यहां से यहां की दूरी भी कितना होगा, आपका 11 होगा। बात खत्म। अब यहां बताइए यहां से लेके मिलने तक की बीच की दूरी 13, फिर यहां से मिलने तक की बीच की दूरी 11, तो ये कितनी हो गई दूरी, तो ये बनेगा 2। यानी 2 यूनिट का मान कितना हो गया भाई, तो 225 मीटर हो गया, 225 मीटर। तो उसके बाद यहां पर ये पूछ रहा है कि चोर मतलब पकड़ने से पहले चोर कितनी दूर जाएगा, तो चोर यहां से लेके यहां तक भागेगा, मतलब 11 यूनिट दूरी जाएगा। तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 225/2 × 11। अगर इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, तो आपका जो है सो ये हो जाएगा आपका 2475/2 मीटर। अब इसमें भाग जो है सो लगाएंगे तो कितना बनेगा, 1237.5 मीटर की दूरी कौन भागेगा, चोर भागेगा, यानी चोर। हाँ, अगर यहां पर पुलिस की दूरी पूछ लेता तो पुलिस यानी 13 यूनिट, तो 13 यूनिट का मान आप लोगों को जो है सो निकालना पड़ता। कितना आंसर आ गया, जो है सो 1237 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो नंबर कौन सा, ए इज द राइट आंसर इस सवाल। बात समझ में आ गया? तो ये रहा आपका दूसरा अप्रोच, ये रहा आपका मेथड नंबर 2 रेशियो अप्रोच। इससे पहले जो बताया था वो हमने आपको जो है सो बेसिक अप्रोच बताया था। अगर आपसे दूरी पूछ रहा है तो मुझे लगता है ये अप्रोच सबसे बेस्ट। अगर आपसे समय पूछ रहा है तो इससे पहले वाला अप्रोच आप लोग जो है सुन निकालने की कोशिश कीजिएगा। तो दोनों आपको मैंने बता दिया कि अगर दूरी पूछेगा तो रेशियो अप्रोच सबसे बेस्ट है, अगर समय पूछेगा तो यानी बेसिक अप्रोच सबसे बेस्ट है। चलिए
अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है। इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए क्या बने। इसका आंसर क्या होगा, ABCD में से क्या होगा, जल्दी से बताना है फटाफट। इसका आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है जल्दी से, क्या बनेगा। इसमें कह रहा है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 2 साल में 10,890, यानी कोई मूलधन P था, यहां से इसको 2 साल जो है सो लगा, यानी यहां से इसको 2 साल जो है सो लगा 10,890 रुपया बनने में। आ रही बात, यहां से यानी उसको 2 साल जो लगा 10,890 रुपया बनने में, और कह रहा है कि 3 साल में 11,979, यानी यहां से फिर इसको 3 साल लगा, यानी यहां से 3 साल जो लगा 11,979 रुपया बनने में। आ रही बात, तो मुझे बताइए यहां से 2 साल में ये रहा, 3 साल में ये रहा, तो मुझे बताइए यहां से यहां कितना साल में, तो 1 साल। तो यानी 1 साल में कितना से कितना हो जा रहा है, 10,890 से 11,979 हो जा रहा है। कितने, 1 साल में, क्योंकि यह कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो यानी 2 साल का मिश्रधन ये है, तो तीसरे साल के लिए मूलधन ये बनेगा, मिश्रधन ये बनेगा, यानी तीसरे साल के लिए मूलधन और ये मिश्रधन, यानी तीसरे कितने साल के लिए, तीसरे 1 साल के लिए, तो 1 साल का मूलधन ये है, मिश्रधन ये है। अब ये कितना से कटेगा, तो 9 से कटेगा। तो 9 से अगर मैं इसको काटूं तो जैसे 9 इकाई 9, 9 दूना 18, 9 इकाई 9, 1 9 दूना 18, और ये आपका ये। उसके बाद अगर इसको मैं जैसे 9 से काटूं तो ये भी कितना हो जाएगा, जैसे 9 इकाई जैसे 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27, फिर जैसे 9 तिया 27 आपका ही हो गया। किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मुझे जो लगता है 11 से कटेगा ये, और ये 11 से कटेगा ही कटेगा, तो ये आपका जैसे राइट है ना, आपका ये जो है सो 11, ये जैसे, अरे यार यहाँ पर जैसे 9 इकाई जो है 9, अब ये 11 से कटेगा, 11 से नहीं, ये 121 से कटेगा, तो 121 से आपका हो जाएगा 10, और ये 11, यानी 1 साल में कितना से कितना हो रहा है, 10 से 11, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे इसका स्क्वायर कर दीजिए 100 से 121। अब बताइएगा अगर कोई मूलधन 100 यूनिट है तो 2 साल के बाद 121 यूनिट हो जा रहा। अब यहां देखेंगे मूलधन अगर P है तो 2 साल के बाद ये हो जा रहा, तो यानी P और इसका जो रेशियो क्या होगा, 100 रेशियो 121, इसका मतलब 121 यूनिट का मान कितना होगा। अब बोलोगे सर 10,890, अरे बोलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, यानी 121 यूनिट का मान कितना होगा, 10,890 होगा। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 90 हो। 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे सर जैसे 90 होगा। और हमसे पूछा है मूलधन कितना है, तो यानी मूलधन आपका 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 90 × 100, यानी कि 9,000 रुपया आपका क्या था, मूलधन था। 9,000 जैसे रुपया इसका क्या था, मूलधन। किसी को दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है, बात समझ में आ गया। ये आपका रेशियो मेथड से सवाल था, सबसे बेस्ट रेशियो मेथड है ना, सबसे बेस्ट अप्रोच आपका रेशियो मेथड है। अगर इस टाइप के अगर सवाल आते हैं तो चलिए आगे बढ़े। हाँ, इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी बताइएगा, क्या होगा, आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। अपने साथ नोटबुक और पेन रखिएगा, उसके बाद ना थोड़े से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तब आपका आंसर भी आएगा और आप लोग इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिए, कितना बनेगा। चलिए यहां पर आपके सामने क्या कहा है, a + 2b = 27, a +
2b इज इक्वल टू 27 दे रखा है। उसके बाद यहां पर आपके सामने क्या है, ए क्यूब प्लस 8b क्यूब। तो ए क्यूब प्लस 8b क्यूब तभी आएगा जब इसका दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। अरे ए क्यूब प्लस 8b क्यूब कब आएगा, जब इसका दोनों तरफ करेंगे क्यूब। तो इसका अगर ये प्लस b का क्यूब होगा तो ए क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 3 इंटू ए, बी का मान कितना हो जाएगा 2b इंटू ए प्लस बी, यानी ए प्लस 2b हो गया, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 का क्यूब। बात खत्म। कितना हो जाएगा आपका 27 का क्यूब हो जाएगा। चलिए हो गया। अब मुझे बताइए ए क्यूब प्लस 8b क्यूब का कितना है मान, 54 27। कितना है आपका 54 27 प्लस 3 दूना 6ab इंटू इसका मान क्या है, तो इसका मान है 27 इज इक्वल टू बनेगा 27 का क्यूब। अगर आप ध्यान से देखिए तो 27 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, कटेगा। तो अगर मैं इसको 27 से काटूंगा तो 27 दूना 54 0 कितना बनेगा 201, 27 से ये कटेगा और ये यहां से एक 27 का स्क्वायर बच जाएगा। बात खत्म है। अब आइए तो यहां से ये बचेगा 6ab बराबर 27 का स्क्वायर होता है 729 में से 201 घटाओगे। आप यहां पर देख रहे हो 27 का क्यूब करने की जरूरत नहीं पड़ा मुझे। चलिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 2 यानी 528, यानी 6ab का मान 528। आपसे क्या पूछा है 2ab का मान पूछा है, तो यानी 3 से भाग दे दीजिए। अगर मैं 3 से भाग दूंगा तो यहां बचेगा 2ab और यहां भी अगर 3 से भाग देंगे तो 17 51 और ये कितना हो जाएगा 6 मतलब हो जाएगा 36 18, यानी 2ab का मान 176। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आपका सही उत्तर बनेगा। इस सवाल का राइट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है, तो नहीं है तो इस सवाल को सॉल्व करिए। जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मुझे जल्दी से बताइएगा भाई इसका आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर आप लोगों को बताना है। ये सवाल आपका एवरेज का है, औसत का ये सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिजल्ट लेना है ना। तो अपने सपने को पाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको मैथ्स को मजबूत करना है ना तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ मेहनत स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा। कुछ लोग इसी सवाल को पूरे बेसिक से बनाएंगे, कुछ लोग इसको आसानी से बनाएंगे। किसी का स्पीड फास्ट होगा, तो स्पीड फास्ट होने के लिए किसी का मतलब सॉल्व करने का जो स्पीड होगा बहुत अधिक होगा। अगर स्पीड बहुत अधिक जैसे लाने के लिए उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस के लिए ही हम आपके सामने क्लास लेकर आए हैं। फटाफट रिवीजन सीरीज आपके सामने क्वेश्चंस आ रहा है और फटाक से इसका आंसर दीजिए, इसीलिए इसका नाम है फटाफट, है ना। बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। इसमें कह रहा है कि एक कक्षा में 39 विद्यार्थी है और उनका औसत भार 51 किलो है। यदि हम शिक्षक का वजन शामिल करते हैं तो औसत औसत वजन 51.2 किलो हो जाता है। तो शिक्षक का जो वजन क्या, बस हो गया। अरे भैया तो हमें पूछ रहा है शिक्षक का वजन क्या है, तो टीचर का वजन क्या होगा। अरे टीचर का वजन आपका 51 kg तो होगा ही होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। उसके बाद अगर टीचर उस ग्रुप में शामिल हो जाता है तो 39 से कितने हो जाते हैं, टोटल 40 हो जाते हैं, और 0.2 kg बढ़ा देता है। यानी 0.2 kg बढ़ा देता है कितनों को, तो 40 का।
तो वो भी तो इन्हीं का होगा ना, क्योंकि वजन इन्हीं की वजह से बढ़ा ना। चलिए ये रहा आपका 51 और ये 40 दशमलव, ये कितना हो जाएगा आपका 8। यानी जो है सो टीचर का जो वजन था कितना था, 59 kg आपका शिक्षक का वजन होगा। बस हो गया। कितना आसान है, कितना आसान है भाई ये सवाल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या बन रहा है, राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन रहा है, बात खत्म। चलिए अगला सवाल। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। रिश्तेदार में हो जो भी, उन सबको जो है मतलब बताइए यहाँ पर रिवीजन की क्लास चल रही है। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन मतलब बेल है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गढ़ ऑफिशियल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मैथ्स में आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है। मैं उन सारी परेशानी को आप लोगों से दूर करने की कोशिश करूंगा, बशर्ते आप लोग की जो परेशानी है मैथ्स में मुझे बताइए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं और इसका आंसर बताते हैं। बहुत बढ़िया है, ये अलजेब्रा का सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। क्या आपके सामने यहां पर है x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2√3 ये, और पूछा है x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5। तो यहां पर x का पावर 5 मैं आपको बता दूं कि x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, ये आपका होता है x² प्लस 1/x² इनटू पावर 5 जैसे लाना है तो आप पावर 3 करेंगे, x³ प्लस 1/x³, और इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा x प्लस 1/x। बस हो गया। तो आपको इसमें से यानी ये चीज ज्ञात करने के लिए 3 चीज चाहिए, उसमें से ये मुझे पता है, अब चाहिए x² प्लस 1/x। तो हम यहां पर आपको ये बता दे, अगर मैं बोलूं इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर a है, अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर a है, तो यहां से होता क्या है x² प्लस 1/x² हो जाता है a² -2। उसके बाद अगर इसी से अगर मैं बात करूं तो x³ प्लस 1/x³ होता है a का पावर 3 -3a। ये कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ बेसिक से फॉर्मूले जो आपको याद होनी चाहिए। बस हो गया। अब हमें यहां से क्या चाहिए, तो भाई चाहिए x² प्लस 1/x²। तो कितना होगा, इसका स्क्वायर करके 2 घटाएंगे। भाई इसका अगर a है तो a का स्क्वायर करके 2 घटाएंगे, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 × 12, 12 में से 2 घटाएंगे कितना बनेगा 10, यानी इसका मान कितना आ गया 10 हो गया। अब आपको इसका मान चाहिए तो इनटू, अब आपको चाहिए क्या x³ प्लस 1/x³। ये होगा क्या, यानी इसका पावर 3 करेंगे तो पावर 3 कितना हो जाएगा, पावर 3 2 का 8 और 8 × 24 कितना हो जाएगा, ये 8 है ना होगा भाई, बिल्कुल। ये कितना हो जाएगा आपका, यानी 2 का क्यूब आपका हो जाएगा 8 और 8 × 24 कितना बनेगा -24√3 और -3a कितना है आपका 3a, तो 3 दूना 6√3 हो गया। यानी जैसे माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -18√3। तो कितना हो जाएगा -18√3 और ये माइनस इसका हो जाएगा माइनस, और ये पहले वाला माइनस कितना बनेगा 2√3। बात खत्म। इसका
मल्टीप्लाई -180√3 और ये प्लस में 2√3 कितना बनेगा -178√3। यही आपका सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही, डी आपका सही उत्तर है। इसमें ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये इज इक्वल टू आपका ये होता है, इतना चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, तो ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया, ये बराबर ये होता है, ये भी लिख दिया। तो इसमें आपको कुछ नहीं था, आप लोगों को फॉर्मूला बस पता होना चाहिए। उसके बाद इसका आंसर आप लोगों को जो है सो निकाल देना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आ गई बात, किसी को कोई समस्या है भाई, किसी को कोई परेशानी बिल्कुल जो है सो नहीं है, तो आप लोग हमारी बात को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला ये रहा सवाल, इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा, सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा बताइए। चलिए, तो आपके सामने क्या है, इसमें कह रहा है कि एक धनराशि 16% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 3364 रुपए हो जाती है, तो वह मूलधन क्या है, वो आपसे पूछा है। अरे भाई एकदम सवाल एकदम क्या है आपके लिए, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिश्रधन 2 वर्षों के बाद का है, मूलधन पूछा है। तो अगर आपसे मूलधन और मिश्रधन में से कुछ पूछ ले तो सबसे अच्छा अप्रोच आपके लिए होता क्या है, रेशियो मेथड यानी सक्सेसिव। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेट। रेट क्या है, तो आप बोलोगे सर 16%। 16% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 4/25। समय क्या दे रखा है आपका 2 साल। तो मुझे बताइएगा मूलधन से अमाउंट 1 साल में कितना हो जाएगा, तो 1 साल में 25 मूलधन है, 4 ब्याज लगा 29, यानी मूलधन कितना बन जाएगा 25 से 29 हो जाएगा 1 साल में। अगर 2 साल की बात करें तो कितना है इसका पावर, अगर चक्रवृद्धि ब्याज की अगर मैं बात करूं तो 1 साल पर क्या होता है पावर 1, 2 साल पर पावर 2, इसका पावर 2 करेंगे तो 625 और इसका पावर 2 करेंगे तो 841। चलिए, अगर कोई मूलधन 625 यूनिट है, अगर कोई मूलधन 625 यूनिट है तो 2 वर्षों के बाद वही जो है सो मतलब मूलधन 841 हो जाता है जब रेट 16%। लेकिन 2 वर्षों के बाद यहां पर हो क्या रहा है, तो यानी 3364 यानी 841 यूनिट का मान क्या है, तो आप बोलोगे सर 3364 रुपया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 4 रुपया। कितना होगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 4 रुपया। तो आपसे पूछा है मूलधन, तो मूलधन आपका क्या है, तो 625 यूनिट है और 1 यूनिट का मान है 4, यानी 625 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो मूलधन आपका कितना था 2500 रुपया। मूलधन कितना आ गया 2500 रुपया, इसका मूलधन आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए आपका सही उत्तर। राइट आंसर इसका बन जाएगा ए। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसानी से बन गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं। बात समझ में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़े। तो ये मैं आगे बढ़ रहा हूं और इसका आंसर आप लोगों को बताने हैं, जल्दी से बताइएगा। ये आपका क्या है, ये सवाल आपका शायद देख लीजिए किसका, परसेंटेज का, इलेक्शन वाला। ये सवाल आपका इलेक्शन वाले हैं, परसेंटेज का। आपसे यहां पर ये पूछे, मतलब इस सवाल में कहा है कि 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में करपात्र मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला है। मतलब जिसको जिसको वोट देने का अधिकार है उसी को बोलेंगे पात्र मतदाता, यानी जो 18 साल से ऊपर है। उसमें जो है सो यानी उसका 80% ने वोट डाला। तो आपने लास्ट में क्या पूछा, पूछा पात्र मतदाताओं की कुल संख्या।
तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पात्र मतदाताओं की कुल संख्या अगर मैं बोलूं x, अगर मैं जो है सो ले लूं तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिए, अगर इसमें पात्र मतदाताओं की कुल संख्या अगर x है तो 80% ने वोट डाला, तब मुझे बताइए डाले गए मत कितना, तो यानी इसका 80%, यानी इसका 80% ये आपका हो गए अब डाले गए मत। ये टोटल आपका क्या हो गए, डाले गए मत हो गए, x का 80% डाले गए मत हो गया। अब इसमें से कह रहा है कि 5% वोट इनवैलिड हो गए, तो यानी जो डाले गए इसमें से 5% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट कितना, अब इसका 95%। अब ये टोटल क्या है आपका, तो ये टोटल अब आपका आ गया वैलिड वोट, ये टोटल आपका हो गया वैलिड वोट। ये था आपका टोटल वोट, टोटल मतदाता, टोटल पात्र मतदाता, उसका जो है सो 80% ने वोट डाला, तो ये हो गया डाले गए वोट, मतलब वोट। 5% वोट इनवैलिड हो गए, तो यानी 95% वैलिड होगा। ये टोटल आपका क्या हो गया, वैलिड वोट हो गया। अब यहां पर कह रहा है कि एक प्रत्याशी को 10,545 वोट मिले, जो कुल वैध मतों का 75% है, यानी कितना है 10,545 वोट मिला, जो क्या है वैलिड वोट, यानी ये वैलिड वोट है। इस वैलिड वोट का, अगर ये वैलिड वोट है, इसका 75% मतलब 3/4 है, बराबर होगा, बात खत्म। एक्स का मान आपसे पूछा है। आ रही बात, हमने ये बोला कि टोटल जो है सो यानी पात्र मतदाता एक्स है, उसमें से 80% लोगों ने वोट डाला, तो डाले गए वोट, उसका 5% इनवैलिड, हाँ तो इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट 95%। अब इसका ये वैलिड वोट का 75% का मान ये है। अब इसको सॉल्व करना है, बात खत्म है, और आप लोगों को कुछ नहीं करना। अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, ये बनेगा 4/5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या यह 19 से, हाँ तो अगर मैं ये 5 से काटूंगा तो 19/20 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 4 से 4 कट गया, आइए तो क्या यह 19 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 19×5 = 95 है ना, फिर यह 19×5 = 95, 19×5 बात खत्म है। अब ये 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, यानी 3 18 यानी कितना हो जाएगा 185, तो यानी x बट्टा 5 × 20 यानी 100 बराबर क्या है 185। तो x का मान कितना हो जाएगा 185 00 यानी 18,500 आपका राइट आंसर बनेगा इस सवाल का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। क्या होगा इसका, बी आपका सही उत्तर होगा। किसी को कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं, बात समझ में आ रहा है ना। हमने इसको एक एक करके तोड़ तोड़ के बताया, इतने लंबे सवाल का सॉल्यूशन बिल्कुल आसानी से। यहां पर हमने 80% को 4/5 डायरेक्ट में लिख सकता था, लेकिन हमने सोचा इसको 80/100 ही लिखे। चलिए हो गया। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इस सवाल, अब इसका आप लोगों को आंसर बता, जल्दी से बता क्या होगा इस सवाल का आंसर। इसमें कह रहा है दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करती है, और कह रहा है इन वृत्तों पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो उस उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई यानी m और n है, जो mn की लंबाई आपसे पूछ रहा है। यानी आपका क्या है कि अगर यह दूगो सर्कल आपका दे रखा है और ये दोनों सर्कल अगर बाह्य रूप से स्पर्श करती है ना, है ना, आ जाइए। तो इसका रेडियस हम मान लेते हैं r1 और इसका रेडियस मान लेते हैं r2, और ये बिंदु आपका क्या है m है, और ये हाँ मतलब जो है सो, और ये बिंदु n है।
यहाँ पर जो है सो एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींची जाती है। ये स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है mn होता है, वह आपका होता है 2 क्या होगा r1 इंटू r, ये होता है 2 r1 इंटू r2 आपका होता है इसका मान। आ रही है बात? बिल्कुल। अब आपसे यहां पर क्या है कि 1 का 12 है, यानी इसका R2 का मान 12 है और इसका मान 8 है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू आपका हो जाएगा 8 इंटू 12, 2 इंटू 8 और इसको लिखेंगे 2 गुने 6, तो 8 दूना 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 और √6, कितना आंसर 8√6 आपका राइट आंसर। अगर आपका 2 सर्कल बाह्य रूप से स्पर्श करे तो इसका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई होता है 2 इंटू 2√r1 इंटू r2, ये आपका होता है। इसको आप लोगों को याद करना है 8√6, ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा इसका राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर इस सवाल का होगा। बात समझ में आ रहे? बिल्कुल, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाइए इस सवाल को सॉल्व करिए। इस सवाल को सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा भाई क्या होगा। आपके सामने यहां पर क्या कह रहा है, इस सवाल में यह कह रहा है कि एक दुकानदार एक किताब मुद्रित मूल्य का मतलब हो गया अंकित मूल्य, मुद्रित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद, मतलब 10% छूट से बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है, तो क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात। अगर छूट देने के बाद भी अगर लाभ होता है तो एक आपका गोल्डन रेशियो होता है। किसका रेशियो? तो सीपी और एमपी का रेशियो होता है। छूट देने के बाद भी अगर लाभ या हानि हो तो यानी सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है वह आपका क्या होता है 100 माइनस डी, रेशियो 100 प्लस पी, पी मतलब प्रॉफिट। अगर यहां पर जैसे लॉस होता तो माइनस एल, अगर लाभ होगा तो प्लस, तो यहां पर लाभ हो रहा है इसलिए मैं प्लस पी ले रहा। तो मुझे बताइए 100 माइनस डी का मान 10, डी मतलब डिस्काउंट, पी मतलब प्रॉफिट, रेशियो कितना बनेगा 100 प्लस प्रॉफिट कितने का 12 का, तो ये आपका हो जाएगा जैसे मतलब 90 और ये 112, 2 से कटेगा तो ये बनेगा 45, रेशियो 56 आपका क्या होगा राइट आंसर। 45 रेशियो 56 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर। डी इस सवाल का सही उत्तर होगा, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया? तो यह जो आपका गोल्डन रेशियो है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर किसी वस्तु पर छूट देने के बाद भी अगर लाभ या हानि हो तो आपका होता है सीपी रेशियो एमपी, यानी क्रय मूल्य अनुपात मुद्रित मूल्य या अंकित मूल्य, बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट, अगर यहां लॉस है तो माइनस एल। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल आ रहा। आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इस सवाल का आंसर आप लोगों को बताना है। इस सवाल का आंसर क्या होगा जल्दी से बताना है, फटाफट बताना है क्या आंसर होगा। आपके सामने का cot 75 बराबर 2 माइनस √3, तो cot 15 पूछा, यानी cot 75 और 15 के बीच का मान आपसे पूछा है। इन दोनों में से एक का मान दे रखा है, दूसरे का मान आपसे पूछा है, तो बताइए बता दोगे आप लोग आंसर? सॉल्व कर दे, आ जाइए। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां पर कि अगर मैं बोलूं cot 75 इंटू cot 15, तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक आएगा। अगर दोनों का जो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो 75 में 15 जोड़ेंगे 90,
दोनों का जो एंगल का सम आपका 90 डिग्री आता है, तो जब दोनों का मल्टीप्लाई भी आपका 1। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि जो है सो यानी हाँ, तो अगर मैं बोलूं 10 75 इंटू जो है सो 10 15, ये भी आपका 1 ही आएगा। अब आएगा जब आपका दोनों एंगल का सम 90 डिग्री। तो मुझे बताइएगा यहां पर किसका मान दे रखा है, cot 75 का 2 माइनस √3 और इंटू cot 15, बात खत्म, इज इक्वल टू 1। आपसे पूछा है cot 15 डिग्री का मान, तो 1/2 माइनस √3, इसको रेशनलाइजेशन कीजिएगा, ये उठ के ऊपर आ जाए। क्यों? क्योंकि दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। अगर दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस अगर ऊपर में अगर है, तो इसका सीधे आप जो है लिखोगे 2 + √3। आपका इस सवाल का राइट आंसर 2 + √3, आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बनेगा। तो बताइए किसी को कोई समस्या? बिल्कुल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं हुई होगी। तो हमें उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने यहां तक सेशन को देखा, बहुत अच्छा जो लगा होगा और इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को साझा कीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको समय समय पर क्लास मिलती रहे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गॉड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना है। बात समझ में आ गई? तो हम लोग आज की क्लास को यहीं तक जो रखते हैं, फिर एक नई सोच, नए उमंग, नए उत्साह, नए जोश, नए ऊर्जा के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ध्यान रखें। चलिए।